अगर आप घर में कैश रखते हैं या फिर प्रॉपर्टी के अंदर कैश के थ्रू लेन देन करते हैं, या फिर बैंक, अगर आप बैंक में से कैश विड्रॉल करते हैं और घर में कैश रखते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि शादी के केस में या फिर गिफ्ट के केस में कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट क्या है, आरबीआई ने नई लिमिट जारी करी है। तो आज आशीष जी से डिस्कस करेंगे इन सब टॉपिक के बारे में। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं, जैसे मैं प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूं तो मेरे पास कुछ कैश है जो कि मैं कैश यूटिलाइज कर सकता हूं, तो मैं कितना कैश, अगर मैं सेलर को देने की बात कर रहा हूं या फिर सेलर या फिर बायर, तो बायर कितना कैश अपना ले सकता है अगर आईबीआर की लिमिट के बारे में बात करें तो। तो विनय जी, अब जैसे कैश काफी लोग बैंक में जमा भी करवाएंगे, तो आप ये भी डिस्कस करेंगे कि बैंक में, जैसे आपने पूछा कि बैंक से कितना कैश निकलवा सकते हैं, तो साथ में ये भी लिमिट जाननी होगी कि बैंक में आप कितना कैश जमा करवा सकते हैं ताकि आपको किसी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। और जैसे आपने बात करी कि घर में आप कितना कैश रख सकते हैं, तो कैश को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल आपकी निगरानी रखे हुए है। और अगर उनको पता लगता है कि आप एक लिमिट से ज्यादा कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो 137% तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसका मतलब यह है कि जितना भी कैश की लेनदारी आपने की है वो तो गवर्नमेंट ले ही लेगी या इनकम टैक्स ले ही लेगा, प्लस आपको 37% का अतिरिक्त टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें लिमिट आपके लिए कितनी है। तो सबसे पहले आपने बात करी प्रॉपर्टी की, विनय जी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, जब रजिस्ट्री करवाते हैं, तो उसमें अगर आप कैश ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो आप 20,000 की लिमिट तक का ही कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एग्रीमेंट टू सेल में या रजिस्ट्री के अंदर। इसका मतलब साफ साफ दिया है कि 20,000 से ज्यादा कैश लेने पे, अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर्टी बेचने जा रहा हूं विनय जी, तो उस केस में मैं अगर कैश 20,000 से ज्यादा लेता हूं तो उस केस में 100% पेनल्टी लग जाती है प्रॉपर्टी के केस में। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने फ्रेंड या रिलेटिव से भी लोन भी लेते हैं, अगर मैं खरीदने जा रहा हूं तो बेचने की बात होगी विनय जी, कि जो बेच रहा है उसको आप 20,000 से ज्यादा कैश नहीं देंगे अगर उसको प्रॉब्लम से बचना है। वहीं अगर मैं खरीदने जा रहा हूं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, मुझे तो कैश में ही पैसे चाहिए, मैं नहीं दिखाऊंगा, ऐसा आपको नहीं करना है, कैश नहीं देना है। और तो और अपने आप फ्रेंड या रिलेटिव से भी 2 लाख से ज्यादा का कैश नहीं ले सकते हैं लोन के रूप में, और लोन प्रीपेमेंट भी करते हैं, तो उस केस में भी लोन प्रीपेमेंट की भी 20,000 से की लिमिट रखी गई है कैश ट्रांजेक्शन की। तो प्रॉपर्टी के लिए 20,000 का फिगर आप ध्यान रखेंगे कैश ट्रांजेक्शन के लिए, और लोन अगर आप लेते हैं अपने फ्रेंड रिलेटिव से तो 2 लाख की लिमिट का आप ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि काफ़ी लोग जैसे हैं कि जो व्यापारी लोग हैं वो घर में काफ़ी कैश रखते हैं, लेडीज़ लोग हैं वो काफ़ी कैश घर में रख लेती हैं। तो आरबीआई की क्या लिमिट है कि अगर मेरे पास कोई रेड पड़ती है या फिर ऐसा कुछ होता है तो घर के अंदर कितने कैश की लिमिट रखी गई है कि कितना देखो, कैश में रख व्यापारी सकता हूँ। लोगों को तो करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए विनय जी, वहां पर लिमिट थोड़ी काफी ज्यादा दिखी गई है सेविंग बैंक के कंपैरिजन में, क्योंकि सेविंग बैंक में भी लोग अपना कैश जमा कराते हैं। तो व्यापारी लोगों को तो करंट अकाउंट का यूज करना चाहिए। और अगर हम घर में कैश की बात करें, हाउस वेब की बात करें, तो उस केस में कोई लिमिट नहीं है विनय जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप घर में कितना भी कैश रखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसका आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, आप प्रूफ कर पाए अगर आपके घर में छापा पड़ता है। अगर आप बता सकते हैं कि वो कैश कहां से आया है, और हाँ, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो चिंता करने की जरूरत है ही नहीं है। आप आईटीआर के थ्रू दिखा सकते हैं इजीली कि मैंने देखो इतना इनकम मेरी है जो मैंने आईटीआर में आपको दिखाई है। उसके एवज में आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जरूर पूछ सकता है कि आप बैंक की ट्रांजेक्शन दिखाओ कि जहां से आपने कैश विड्रॉ किया है, या ये कैश आपका कहां से आया। अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कोई लिमिट नहीं है। बट हाँ, ऐसा ना करें, आप आईटीआर तो 5 लाख रुपए का भर रहे हैं हर साल और आपके घर में 50 लाख रुपए का कैश पड़ा है। उस केस में जो मैंने आपको 37% पेनल्टी बताई थी विनय जी, 137% कैश तो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले ही जाएगा, और 37% की एडिशनल पेनल्टी भी लग सकती है। तो वो हो सकता है, अगर आप सोर्स बता सकते हैं, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है। बट हाँ, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में कम से कम कैश रखें। और आजकल तो डिजिटल ट्रांजेक्शन काफी हो गई है, क्यूआर कोड के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, सब जगह पर तो पेटीएम, भारत पे, गूगल पे, अगर हम बात करें तो सब जगह फोन पे भी चलता है। तो आप उसका इस्तेमाल करें, घर में कम से कम कैश रखें। हालांकि कुछ इमरजेंसी में, थोड़े रूरल एरिया की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है विनय जी। तो अब यहाँ बात करते हैं बैंक ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि हम बैंक से विड्रॉल करते हैं कैश में,
तो मैं फॉर एग्जांपल बैंक से विड्रॉल करता हूँ और घर पे कैश ले जाता हूँ, तो उसकी ये क्या काफी लिमिट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विनय जी, क्योंकि हम काफी गलतियां करते हैं इस मामले में। क्योंकि कहीं से मुझे पैसे मिले कैश के रूप में, या मैंने किसी को लोन दिया विनय जी, और वो वापस से मुझे कैश दे देता है, मुझे लगता है कि मेरा दोस्त है, कैश दे दिया, पैसे तो आ गए, और वो हम जाके बैंक में जमा करवा देते हैं, और वहीं पर ही सबसे ज्यादा समस्या आती है। हालांकि अभी एक नई नोटिफिकेशन आ चुकी है कि 20 लाख से 1 करोड़ रुपए के से ज्यादा अगर आप कैश निकलवाते हैं बैंक से या जमा करवाते हैं, तो उस केस में 2 से 5% टीडीएस बैंक काट ही लेगा आपका। तो सीधा सीधा टीडीएस काटने का मतलब यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगने वाला है अगर आप 20 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉ या जमा करवाते हैं। लिमिट कितनी है, हालांकि अगर आप बचना चाहते हैं तो 50,000 से ज्यादा सेविंग अकाउंट में, ध्यान रखें, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में थोड़ा डिफरेंट रहेगा विनय जी। सेविंग अकाउंट में अगर आप 50,000 से ज्यादा का कैश जमा करवाते हैं, तो उस केस में आपको बैंक को पैन नंबर देना होता है। चाहे आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएं या पे ऑर्डर बनवाएं, कुछ भी करें, 50,000 से ज्यादा का नंबर है तो पैन नंबर आपको देना होगा। और साल में, क्योंकि साल की लिमिट भी रखी गई है विनय जी, 1 साल में अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश जमा या विड्रॉ करते हैं, ओवरऑल ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपए की करते हैं, तो एआईएस में आपकी एंट्री पैन की हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक को बोल दिया है 10 लाख से ज्यादा के ट्रांजेक्शन कैश में होते ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देनी है कि इस अकाउंट से इस पैन नंबर की अंगेज ये ट्रांजैक्शन हुई है। और वहीं अगर जैसे व्यापारी लोगों की आपने बात कही है, तो उनको तो सेविंग अकाउंट में कुछ नहीं करना चाहिए विनय जी। अगर ऐसा उनकी क्योंकि काफी ट्रांजैक्शन रहती है, उनको करंट अकाउंट के साथ करना चाहिए। करंट अकाउंट की लिमिट 50 लाख रुपए की रखी गई है, तो लिमिट काफी ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि व्यापारियों को, बिजनेसमैन को ये ट्रांजैक्शन आपको काफी ज्यादा करनी होंगी। तो आप 50 लाख तक रुपए तक की ट्रांजैक्शन करते हैं करंट अकाउंट में, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। उस केस में 10 लाख रुपए की लिमिट आपकी सेविंग की रखी गई है। हालांकि 50,000 की जो वन टाइम की लिमिट मैंने आपको बोली, तो उसमें पैन नंबर मैंडेटरी रखा गया। तो ये बैंक से रिलेटेड आपके कुछ कैश के रिलेटेड रूल है विनय जी। तो अब बात करते हैं कि जैसे शादी मैरिज के केस के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे छोटे, अगर जैसे कैटरिंग वाले हैं या फिर आपके फूल लगवाते हैं या फिर हॉल हैं, वहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती हैं, या फिर सब्जी भी लेने चले जाते हैं तो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो शादी के केस में खर्चा भी ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या लिमिट रखी गई है, मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अगर मैं बात करूँ कि जैसे गिफ्ट भी मिलते हैं, फॉर एग्जांपल काफ़ी जो रिश्तेदार हैं या फिर फ्रेंड्स हैं वो गिफ्ट भी देते हैं, तो उस केस में मुझे कैश का कैसे लिमिट, इसकी क्या लिमिट है, मुझे कैश में कितनी ट्रांजैक्शंस कर सकता हूँ, और कोई प्रॉब्लम ना है तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? देखो, शादी पर्पस के लिए आपको एक ध्यान रखना होगा, सेक्शन 269 एसटी का ध्यान रखना होगा, जिसका मतलब यह है कि साफ साफ लिखा गया है कि आप किसी एक व्यक्ति को, या अगर आप किसी एक इवेंट की अगर हम बात करें, उसमें आप 2 लाख से ज्यादा का कैश का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो शादियों के लिए अगर आप एक कैटरर है, उसको आप 2 लाख से ज्यादा का कैश नहीं देंगे, सारा का सारा आप उसको चेक के माध्यम से देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैटर से पहले ही बात करनी है। तो एक इवेंट के लिए आपको 2 लाख रुपए की लिमिट का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको सेक्शन बताया अभी हाल ही में जो इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके अलावा अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ पूछताछ आती है, सोर्स आपसे पूछ सकते हैं कि ये कैश आपके पास आया कहां से, अगर आप कुछ ज्यादा कैश खर्च करते हैं। हालांकि जैसे मैंने घर में कैश रखने की बात की थी, उसकी कोई लिमिट नहीं है, पर अगर आप सोर्स नहीं बता पाते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी और घर के कैश के कंपैरिजन में पेनल्टी थोड़ी कम रखी गई है विनय जी, जो कि 78% की पेनल्टी है। हालांकि उस पर ब्याज भी लगेगा आपका, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। शादी पर्पज के लिए 2 लाख रुपए तक का रखा गया है। हालांकि हम सब जानते हैं कि 2 लाख में आजकल शादी कहाँ होती है, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये लिमिट रखी गई है। अगर कोई कंप्लेंट कर देता है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके पास कोई क्यूरी आती है, या आपसे सोर्स पूछा जाता है, तो ये आपको लिमिट ध्यान रखनी है। गिफ्ट के केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि शादी पर्पज के लिए गिफ्ट ले रहे हैं, या वैसे ही आपको कहीं अपने रिश्तेदारों से या फ्रेंड से गिफ्ट मिलता है। तो शादी पर्पज के लिए अगर आप गिफ्ट लेते हैं, क्योंकि वहां पर आपको सोना चांदी भी मिलता है, वहां पर आपको कैश भी मिलता है, तो शादी के समय पर दूल्हा और दुल्हन को जो भी कैश मिलेगा या सोना चांदी मिलेगा, उस पर कोई लिमिट नहीं है। वो पूरा का पूरा आपका टैक्स फ्री है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अगर वो अमाउंट ज्यादा है, तो जो आपको गिफ्ट दे रहा है, अगर कोई सोना चांदी दे रहा है, तो उससे एक गिफ्ट डीड बनवा लें, एक छोटा सा नोटराइज करवा लें, उसको जाके उस पर लिखवा लें कि इस तरीके से आपको गिफ्ट मिला है, ताकि फ्यूचर में अगले 50 साल तक आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसा आपने पूछा कि मुसीबत का सामना ना करना पड़े, तो वो आप बनवा लें, अपने पास हमेशा रख लें। उसके साथ जो भी ज्वेलरी आपने ली है उसका बिल अपने पास रख लें। कैश ले रहे हैं
तो वो भी जो मैंने बोला गिफ्ट डीड में डलवा लें या नोटराइज करवा लें उसको, उसके पास रख लें। अगर आपके पास जो हमने बात की 50,000 से ज्यादा का आपको गिफ्ट मिलता है शादी पर्पज के लिए, तो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। फिर बात आती है कि अगर आप 2 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, गिफ्ट का भी ये भी ध्यान रखें, तो 100% पेनल्टी है, तो उस केस में कैश ना लें ना दें आप 2 लाख से ज्यादा तक, क्योंकि वो सेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था 269 एसटी का। उससे ज्यादा है तो बैंक ट्रांसफर करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि पर अलग अलग बंदों से शादी में आपको गिफ्ट कैश के रूप में मिलता है, तो कलेक्टिवली 2 लाख से ज्यादा हो जाता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बंदे से आप 2 लाख से ज्यादा नहीं लेंगे। इसके अलावा रिश्तेदारों से अगर आप गिफ्ट लेते हैं किसी और पर्पज के लिए, शादी नहीं है इस वक्त, आपको वैसे ही रिश्तेदार कुछ गिफ्ट देते हैं कैश के रूप में, तो उसकी लिमिट 2 लाख रुपए की रखी गई है। वहीं अगर आपके रिश्तेदार नहीं है, फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उसकी लिमिट 50,000 रुपए की रखी गई है। और 50,000 रुपए ज्यादा अगर आपने गिफ्ट लिया है, अगर आपके रिलेटिव नहीं है, तो उस पर टैक्स भी देना पड़ता है, तो ये ध्यान रखें आप। 50,000 जो आपके रिलेटिव नहीं है उसकी लिमिट है, और रिश्तेदार है तो 2 लाख की कैश की तक की आप लिमिट रख सकते हैं विनय जी। तो ये गिफ्ट के लिए आपके कैश ट्रांजेक्शन के लिए रूल एप्लीकेबल होते हैं।